गुड मॉर्निंग स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम क्लास 6 का जो एनुअल पेपर है, मिड टर्म जो आपका हुआ था, उसके बाद जो एनुअल एग्जाम होगी उस पेपर को सोल्व करने वाले हैं। किस टाइप का आपका पेपर आएगा, कैसे आप उसको सोल्व कर सकते हो, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, वो आज हमें देखने वाले हैं। तो हमारा जो पेपर होगा वो उसकी टाइम ड्यूरेशन होगी आपकी 2.5 घंटे और आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 60 मार्क्स। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देख लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। 4 सेक्शन में आपका पेपर है वो डिवाइड है। सेक्शन 1 जो है वो रीडिंग सेक्शन होगा जो आपका 14 मार्क्स। सेक्शन बी जो है वो राइटिंग पोर्शन है जिसमें आपका 12 मार्क्स। सेक्शन सी जो है वो ग्रामर का है जिसमें आपके 14 मार्क्स और सेक्शन डी जो है वो है लिटरेचर पोर्शन है जो 20 मार्क्स उनको कैरी करता है। टोटल हो गए आपके 60 मार्क्स। सारे जो क्वेश्चंस यानी ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन के सामने आपको उसके नंबर भी दिखेंगे। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। प्रत्येक पार्ट का अलग अलग निर्देश होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग। और अगर आप आंसर दे रहे हो तो उससे पहले क्वेश्चन है उसको पढ़ना सावधानी से है आपको। तो सबसे पहले चलते हैं चलो सेक्शन ए की तरफ जो आपका रीडिंग पोर्शन है और जिसमें आपको 7 मार्क्स कैरी करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कि रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे एक पैसेज आपको दिया गया है, इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसका उत्तर नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स आपको देने हैं। तो रेन फॉरेस्ट इज ए थिक फॉरेस्ट विथ टॉल ट्रीज एंड हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, हमारे जो वर्षा वन है। थिक मीन्स सघन, कि वर्षा वन जो है वो एक सघन जंगल है जिसमें आपको क्या मिलेंगे, लंबे लंबे पेड़ होंगे और हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वहां पर भारी बारिश होती है। रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वार्म प्लेसेज नियर द इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, कि जो वर्षा वन है आपके वो भूमध्य रेखा के समीप जो गर्म स्थान है वहां पे पाए जाते हैं। दे आर होम टू मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स यानी कीड़े, कि बहुत सारे कीट पतंगे, कीड़े, पक्षी और जानवर, इन सभी का वो घर है। यानी उस जो वर्षा वन है वहां पर आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे, पक्षी और कीड़े मिलेंगे। रेन फॉरेस्ट आर इंपोर्टेंट फॉर द अर्थ। अब जो वर्षा वन है वो अपनी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी के लिए भी महत्वपूर्ण है। द ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। अब सबसे प्रमुख बात तो यही है कि पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। विच हेल्प अस ब्रीथ, जो हमें सांस लेने में सहायता करती है। भी हम सांस में कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो पेड़ों के द्वारा छोड़ी जाती है। द थिक लीव्स एंड रूट्स आल्सो हेल्प होल्ड द सोइल। अब जो इसकी मोटी पत्तियां हैं और जड़ें वो मिट्टी को पकड़ने में क्या होती है, सहायता करती हैं। एंड प्रिवेंट फ्लड्स, और क्या करती हैं, बाढ़ को रोकती है। जब बाढ़ आती है तो पेड़ है वो उपयोगी होते हैं क्योंकि उसके बहाव जो है उसको कम करते हैं। मैनी पीपल गेट फूड, मेडिसिन एंड वुड फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट। तो बहुत से लोग जो हैं वो इन्हीं वर्षा वन से खाना, दवाइयाँ और लकड़ी ये सभी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। बट रेन फॉरेस्ट आर गेटिंग स्मॉलर। जो वर्षा वन है वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि टू मैनी ट्रीज आर बीइंग कट डाउन, भी बहुत सारे जो पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है। वी मस्ट प्रोटेक्ट दीज फॉरेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर,
भी हमें इन वर्षावन जो हैं या इन जंगल जो हैं उनको भविष्य के लिए बचा कर रखना है। भी जो रेन फॉरेस्ट हैं उनकी बात हो रही है। तो नीचे अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके लिए, जिनको आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि वेयर आर रेन फॉरेस्ट मोस्टली फाउंड, कि जो वर्षा वन है वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहली ही लाइन आई थी हमारी, नियर द इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा के पास। ठीक है, यानी वर्षा वन जो है वो भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। सेकेंड जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का है, कि फिल इन द ब्लैंक 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है, रेन फॉरेस्ट हेल्प अस ब्रीथ बिकॉज ट्री गिव्स आउट, भी जो वर्षा वन है वो हमारी सहायता करती है सांस लेने में, क्यों? क्योंकि वो जो पेड़ है वो कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो भी आपका 1 नंबर का है, कि व्हाट हेल्प्स रेन फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स, भी कौन सी चीज है जिससे वर्षा वन है वो बाढ़ को रोकने में सहायता करते हैं। तो आया था हमारा द थिक लीव्स एंड रूट्स, मोटी पत्तियां और जड़ें। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वो भी आपका 1 नंबर का है, कि व्हाट इज वन रीजन रेन फॉरेस्ट आर सिंकिंग, ये कौन सा एक कारण है जिससे वर्षा वन जो है वो सिकुड़ते जा रहे हैं। श्रिंकिंग यानी सिकुड़ना या सिकुड़ते जा रहे हैं। तो क्या रीजन था कि हम इनकी क्या कर रहे हैं, कटाई। तो टू मैनी ट्रीज आर बीइंग कट डाउन, बी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि वाई आर रेन फॉरेस्ट कंसिडर्ड इंपोर्टेंट फॉर बोथ पीपल एंड नेचर, ये जो वर्षा वन है वो जो लोग हैं यहाँ पर, लोग और जो प्रकृति हमारी नेचर, इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसका हमें आंसर देना है। तो रेन फॉरेस्ट आर इंपोर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। किस लिए महत्वपूर्ण है, कि हमें क्या प्रदान करते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। एंड हेल्प प्रिवेंट फ्लड्स बाई होल्डिंग द सोयल, मिट्टी की पकड़ मजबूत करके वो बाढ़ को भी आने से भी रोकते हैं। पीपल आल्सो गेट फूड मेडिसिन एंड वुड फ्रॉम द देम, कि लोग जो हैं उनसे खाना, दवाइयां और लकड़ियां वो भी प्राप्त करते हैं। इसीलिए वर्षा वन जो हैं वो दोनों, यानी लोग और जो प्रकृति है उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और प्रकृति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बाढ़ को आने से रोकते हैं। दूसरा, लोग जो हैं उनसे खाना, दवाइयां और लकड़ियां प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 1 नंबर का आएगा आपका, कि नेम वन थिंग दैट पीपल गेट फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट, कोई भी एक वस्तु का नाम बताइए जो लोग वर्षा वन से प्राप्त करते हैं। तो लास्ट लाइन थी हमारी कि पीपल गेट, यहां से आप कर सकते हो फूड या फिर मेडिसिन भी कर सकते हो आप अकेली, और वुड फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट। इन तीनों चीजों में से अगर आप कोई भी एक ऑप्शन लिखते हो, कि फूड भी लिख सकते हो, मेडिसिन भी, या फिर वुड, तो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पैरा का, टोटल इसमें 6 आपके क्वेश्चंस हैं, टोटल 7 मार्क्स आपके कैरी होंगे। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो भी कितने मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का है। तो रीड द गिवन पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस, एक पोस्टर आएगा आपका, उस पोस्टर को पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पोस्टर का जो टॉपिक है वो है ईट स्मार्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, मीन्स समझदारी से खाना,
समझदारी से खाए और स्वस्थ रहे, कह सकते हैं। तो हेल्दी ईटिंग टिप्स फॉर ग्रोइंग किड्स, बढ़ते बच्चों के लिए स्वस्थ भोजन की कुछ युक्तियां। ईटिंग द राइट फूड हेल्प्स यू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एक्टिव। अगर आप सही खाना खाते हैं तो क्या होता है कि आपको बढ़ने में मजबूती प्रदान करती है और आपको क्या रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, सक्रिय रहने में मदद करती है। हेre's हाउ यू कैन ईट स्मार्ट एवरी डे। यहां पर आपको यह बताया गया है कि आप समझदारी से किस प्रकार खा सकते हैं। तो व्हाट टू ईट मोर, ज्यादा हमें क्या खाना है, जो ज्यादा खाना है वो कौन सी चीजें हैं। फर्स्ट है कि फ्रेश फ्रूट्स लाइक बनानाज, एप्पल्स एंड ऑरेंज, ताजा फल जैसे केले, सेब और संतरे हम खा सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड कैरेट्स, की हरी सब्जियां जैसे पालक और गाजर, ये हम खा सकते हैं। मिल्क, दूध, दही और चीज फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, या फिर कह सकते हो दूध, दही और जो पनीर है वो हम अपनी मजबूत हड्डियों के लिए खा सकते हैं। नेक्स्ट, होल ग्रेन्स लाइक ब्राउन राइस, ओट्स एंड व्हीट, कि साबुत अनाज जैसे कि गेहूं, ओट्स और ब्राउन राइस आपके चावल, ओट्स और गेहूं, ये साबुत अनाज हमें खा सकते हैं। व्हाट टू ईट लेस, हमें कम क्या खाना चाहिए। चिप्स हो गए आपके, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट्स, ये जो कोल्ड ड्रिंक हैं, चिप्स हैं और चॉकलेट्स हैं, उनको बहुत ही कम खाना चाहिए। उसके अलावा डीप फ्राइड स्नैक्स एंड पैक्ड फूड्स, की जो तले हुए स्नैक्स हैं, तले हुए स्नैक्स और जो पैक्ड फूड है उनको नहीं खाना चाहिए। कुछ स्मार्ट आते हैं आपकी स्मार्ट हैबिट्स जो हमें अपनानी चाहिए, कि ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेज ऑफ वाटर ए डे, प्रतिदिन कम से कम 8 गिलास पानी पिए। डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, कभी भी अपने ब्रेकफास्ट को ना भूलें। वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले जो फल है उनको धोए जरूर। ईट ऑन टाइम एंड चू स्लोली, कि क्या करें, समय पर खाएं और धीरे धीरे चबाकर, कि हमें धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए और समय पर खाना चाहिए। हेल्दी फूड गिव्स यू एनर्जी टू थिंक, प्ले एंड लर्न, अगर आप स्वस्थ भोजन करते हो तो वो आपको सोचने की, खेलने की और जो सीखने की ऊर्जा है वो प्रदान करता है। यानी आप सही खाना खाते हो, स्वस्थ खाना खाते हो, वो आपको एनर्जी भी प्रदान करेगा ताकि आप अच्छी तरह सोच सके, अच्छी तरह खेल सके और अच्छी तरह सीख सके। इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट शुड यू ईट मोर टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए कौन सा खाना खाना चाहिए। तो ऑप्शन सी है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ताजे फल और सब्जियां हमें खानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि वाई शुड यू ड्रिंक 8 ग्लासेज ऑफ वाटर ए डे। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि हमें 8 गिलास पानी प्रतिदिन क्यों पीना चाहिए, ताकि ये हमें क्या रखता है, हाइड्रेट रखता है, टू स्टे हाइड्रेटेड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज वन एग्जांपल ऑफ ए होल ग्रेन, साबुत जो अनाज है उसका एक एग्जांपल कौन सा है। तो ओट्स है, इसमें बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द पोस्टर एडवाइस अबाउट ब्रेकफास्ट। भाई ये जो पोस्टर है ये हमें ब्रेकफास्ट के बारे में क्या सलाह देता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या सलाह दी थी, डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, हमें ब्रेकफास्ट है उसको स्किप या छोड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका 2 मार्क्स का आएगा कि व्हाई इज हेल्दी फूड इंपोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, कि जो स्वस्थ खाना है वो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो हेल्दी फूड हेल्प चिल्ड्रन ग्रो स्ट्रॉन्ग, भी सबसे पहले तो जो स्वस्थ खाना है वो बच्चों में वृद्धि, किस बात में वृद्धि में सहायता करता है, कि वो मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, स्टे एक्टिव,
ऊर्जावान रहे, एंड प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड टू थिंक, प्ले एंड लर्न, कि सोचने, खेलने और सीखने की जो ऊर्जा है उसको प्रदान करता है। वे स्वस्थ खाना खाओगे, आप ज्यादा सीखोगे, ज्यादा खेलोगे, ज्यादा सोच सकते हो, हमेशा एक्टिव रहोगे और मजबूत रहोगे। उसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 6 आपका 1 मार्क का है कि व्हाई डू यू थिंक द पोस्टर लिस्ट व्हाट टू ईट लेस सेपरेटली फ्रॉम व्हाट टू ईट मोर। इस पोस्टर में ये क्यों बताया गया, लिस्ट क्यों किया गया है, ये अलग अलग बताया गया है कि हमें क्या कम खाना चाहिए और क्या ज्यादा खाना चाहिए, इसका रीजन क्या था। तो इसका आंसर है कि टू क्लियरली डिफरेंशिएटेड बिटवीन हेल्दी फूड्स दैट शुड बी कंज्यूम्ड रेगुलरली एंड अनहेल्दी फूड्स दैट शुड बी लिमिटेड फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। ये इसलिए है कि ये स्पष्ट रूप से अंतर किया गया है कि जो हेल्दी फूड्स आपको, जो हमें रेगुलरली या रोजाना खाना चाहिए, और जो अनहेल्दी फूड है जो हमें लिमिटेड है, यानी कि न के बराबर है, वो खाना चाहिए। इस अंतर को दर्शाने के लिए यहां पर ये लिस्ट की गया। इसके बाद हमारा सेक्शन बी है राइटिंग पोर्शन, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पैराग्राफ राइटिंग का आएगा, यहां आपको चॉइस मिलेगी। 2 ऑप्शन में से आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनी वन, और ये 6 मार्क का होगा। यानी एक क्वेश्चन है पैराग्राफ राइटिंग, वो आपका 6 मार्क्स का है। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ भी दिए जाएंगे कि यू हैव हियर्ड चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स लाइक डांस, म्यूजिक, पेंटिंग एंड क्राफ्ट्स। भी आपने अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन बच्चों से, अलग अलग स्टेट के बच्चों से बातें करते हुए सुना कि उनकी जो कला है, परंपरागत कला है, जैसे कि डांस हो गया, म्यूजिक, पेंटिंग और क्राफ्ट्स है, उसके बारे में आपने सुना है। यहाँ आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, लगभग 60 से 80 वर्ड्स में, एक सुटेबल टाइटल के साथ में। ये टाइटल यहाँ आपको दिया नहीं गया है, एक टाइटल के साथ आपको पैरा लिखना है। कुछ क्यूज भी दिए गए हैं नीचे आपको, जो आप अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब इनकी सहायता, जैसे कि विच आर्ट फॉर्म डिड यू लाइक द मोस्ट, या फिर व्हाई डिड यू लाइक इट, ये आपको कौन सी कला है वो पसंद है वो लिखना है, आप इसको क्यों पसंद करते हैं वो लिखना है। विच स्टेट डज इट बिलोंग टू, ये कौन से राज्य से संबंधित है वो हम लिख सकते हैं। या फिर व्हाट कलर्स, म्यूजिक और स्टाइल डज इट यूज, कि इसमें कौन कौन से कलर्स यूज हुए हैं, म्यूजिक या स्टाइल शैली यूज की गई है। या फिर हाउ डज इट कनेक्ट विद इंडियाज कल्चर, ये भारतीय जो संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति से किस प्रकार संबंधित है वो हम यहाँ बता सकते हैं। इसके अथवा में भी है सेकंड कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन 60 to 80 वर्ड्स अबाउट योर फर्स्ट विजिट टू ए फेयर, कि आप पहली बार मेले में गए हैं, उस मेले की विजिट के बारे में आपको लिखना है। नीचे कुछ सहायता के लिए आपको दिए गए हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फेयर एंड वेयर वाज इट, मेले का नाम क्या था, ये कहाँ पर हुआ था। हु डिड यू गो विद, आप किसके साथ गए थे वो आप बता सकते हैं। व्हाट थिंग्स डिड यू सी, आपने वहां पर क्या क्या देखा वो आप अपने पैराग्राफ में लिख सकते हैं। व्हाट डिड यू बाई और इट, आपने वहां पर क्या खरीदा, क्या खाया वो बता सकते हैं। व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट, आपने सबसे ज्यादा किस चीज का आनंद लिया वो आप इसमें बता सकते हैं। यहां आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में से आपको क्या करना है, एक करना है। ठीक है, जो आपको ज्यादा इजी लगे आप उसको कर सकते हो। तो यानी कथक की शोभा, कि हमारा जो पहला ही क्वेश्चन था उसका आंसर आपको देता हूं, जो मेरे अकॉर्डिंग जो लगा कि द ग्रेस ऑफ कथक आप लिख सकते हैं। तो ऑफ ऑल द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, ये सभी जो पारंपरिक कला है उनमें से आई लाइक द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ कथक द मोस्ट, कि जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल मीन्स शास्त्रीय जो नृत्य है
कौन सा कथक है उसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। आई फाउंड इट इनक्रेडिबली कैप्टिवेटिंग ड्यू टू द इंट्रिकेट फुटवर्क। अब इनक्रेडिबली मीन्स बेहद, और कैप्टिवेटिंग मीन्स आकर्षक, कि मैं इसको बेहद आकर्षक मानता हूं ड्यू टू द इंट्रिकेट फुटवर्क। इंट्रिकेट मीन्स जटिल, वैसे उसके फुटवर्क हैं वो बहुत ज्यादा जटिल कठिन है, उनके कारण ग्रेसफुल हैंड मूवमेंट्स, या कह सकते हो जो चाल है सुंदर हस्त चाल, हाथों के जो मूवमेंट्स हैं वो, एंड एक्सप्रेसिव फेशियल गेस्चर्स, या कह सकते हो कि भावपूर्ण, एक्सप्रेसिव मीन्स भावपूर्ण जो चेहरे के हाव भाव है, फेशियल यानी चेहरा, कि इसमें जो चेहरे के हाव भाव वो बहुत ही शानदार होते हैं। द राइमिक साउंड ऑफ द घुंघरूज, एंकल बेल्स जिन्हें हम कहते हैं, या कह सकते हो कि राइमिक यानी लयबद्ध, कि जो लयबद्ध ध्वनि है किसकी, घुंघरू की, इज मैस्मराइजिंग, वो बहुत ही क्या है, मंत्र मुग्ध करने वाली है। दिस ब्यूटीफुल डांस फॉर्म प्राइमरली बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया। तो ये शानदार जो डांस है, सुंदर दृश्य है, वो प्रथमतः किससे संबंधित है, हमारे उत्तर भारत से संबंधित है, स्पेशली उत्तर प्रदेश, यानी विशेषकर कहां से, जो उत्तर प्रदेश है उससे संबंधित है। बट इट इज चेरिस्ड अक्रॉस द कंट्री, लेकिन पूरे देश में इसको सराहा जाता है। इट इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज, वह वास्तव में भारत की जो समृद्ध, रिच यानी समृद्ध, कल्चरल यानी सांस्कृतिक विरासत जो है, हेरिटेज विरासत, इसका प्रतिनिधित्व है। ये वास्तव में कह सकते हो सच्चा प्रतीक है किसका, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम लिख सकते हैं कथक के बारे में, या और कोई भी डांस या फिर और कोई कला जो आपको याद हो वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। इसी के अथवा में हमें एक और क्वेश्चन मिला था कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन 60 to 80 वर्ड्स अबाउट योर फर्स्ट विजिट टू ए फेयर। ठीक है, तो उसके आंसर के रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि द नेम ऑफ द फेयर वाज द दिवाली मेला। जिस मेले में हम गए थे उसका नाम क्या था, दिवाली मेला था। एंड इट वाज हेल्ड एट द लोकल कम्युनिटी ग्राउंड्स, और यह जो स्थानीय सामुदायिक मैदान है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। आई वेंट विद माई पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर, मैं अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ वहां पे गया था। एट द फेयर आई सा न्यूमरस स्टॉल्स सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स, वाइब्रेंट क्लोथिंग एंड डिलीशियस स्ट्रीट फूड, और वहां पर मैंने देखा कि जो हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट मीन्स हस्तशिल्प, जो हाथों से बना हुआ सामान है वो वहां उसकी असंख्य दुकानें थी। वाइब्रेंट क्लोथिंग, रंग बिरंगे कपड़े, वाइब्रेंट यानी रंग बिरंगे, वहां पर रंग बिरंगे कपड़ों की दुकान थी। और जो शानदार स्वादिष्ट जो भोजन है, स्ट्रीट फूड है, वो भी वहां पे दुकानों पे था। देयर वर आल्सो एक्साइटिंग अम्यूजमेंट राइड्स, वहां पर रोमांचक झूले एंड कल्चरल परफॉर्मेंस की जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं वो भी थी। आई बोट ए स्मॉल हैंड पेंटेड क्ले लैम्प, मैंने वहां पे क्या खरीदा, एक हाथ से रंगा हुआ छोटा मिट्टी का दीपक एंड ए कलरफुल पिन व्हील, और एक रंगीन फिरकी, पिन व्हील यानी फिरकी जो होती है वो मैंने वहां पे खरीदी। द थिंग आई एंजॉयड द मोस्ट वाज द गेंट फेरिस व्हील राइड, वो जो चीज जिसका मैंने सबसे ज्यादा आनंद लिया वो क्या था, जो विशाल, गेंट यानी विशाल जो झूला था, फेरिस व्हील झूला, व्हील यानी झूला, उस झूले की जो सवारी मैंने की उसको मैंने सबसे ज्यादा आनंद लिया। द व्यू ऑफ द एंटायर illuminated fair from the top was absolutely breathtaking and a memory I will cherish forever, और जो झूले के ऊपर से जगमगाते जो मेले का नजारा था वो सचमुच क्या था, शानदार था, और एक ऐसी याद थी जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा, यानी वो जो यादें हैं उसको मैं हमेशा अपने मन में रखूंगा। इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो, मैंने दोनों के आंसर दिए हैं।
लेकिन आपको क्या करना है, एक का आंसर देना है जो आपको इजी लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी आपका 6 मार्क्स का है, लेटर राइटिंग वाला क्वेश्चन है। दो में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट है जैसे कि यू आर रितु या फिर राज ऑफ क्लास 6 मूनलाइट पब्लिक स्कूल, यानी एड्रेस भी आपको दे दिया है, आपका नाम भी बताया गया है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है। तो मूनलाइट पब्लिक स्कूल के आप हो, आपका नाम रितु या फिर राज है। राइट ए लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के लाइब्रेरियन को क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है, रिक्वेस्टिंग न्यू बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी के लिए कोई नई बुक्स है उनकी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। कुछ आपको सहायता के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे आप फॉर्मेट भी कह सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता है वो हमें लिखना है। उसके बाद डेट मेंशन करनी है। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, वो हमें लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट, जो सैल्यूटेशन आपका सर या मैडम, इंट्रोडक्शन आप उसमें लिखोगे। उसके बाद रीजन फॉर योर रिक्वेस्ट है वो लिखना है, जैसे कि विच टाइप ऑफ बुक्स यू आर नीडेड, किस प्रकार की आपको पुस्तकें आवश्यक हैं, जैसे कि स्टोरी बुक्स हैं, साइंस बुक्स हैं, वो आप वहां मेंशन करोगे। वाई विल मोर बुक्स हेल्प स्टूडेंट, ज्यादा पुस्तकें हैं वो छात्रों की सहायता कैसे करती हैं, वो हमें बताना है। उसके बाद आएगा आपका योर्स सिंसियरली, और लास्ट में आपका नाम और क्लास सेक्शन आ जाएगा। सबसे लास्ट में आपका नेम और क्लास सेक्शन, ऐसे करके आपको एक लेटर लिखना है। इसके अथवा में एक सेकंड क्वेश्चन और है बेटा कि यू आर अनवी और अमित, ये आपका नाम क्या है, अनवी या फिर अमित, लिविंग इन ग्रीन पार्क दिल्ली, कहाँ रहते हो, ग्रीन पार्क दिल्ली में। एक लेटर लिखना है आपको अपने कजिन को, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ प्लांटिंग ए ट्री इन योर बैकयार्ड, कि आपने अपने आंगन में क्या किया है, एक पेड़ को लगाया है, और उसके अनुभव को आपको अपने कजिन के साथ शेयर करना है। तो इस वो लेटर को आप कैसे लिख सकते हो, इसका जो फॉर्मेट है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन जैसे डियर, उसके बाद रीजन फॉर राइटिंग द लेटर हो गया आपका कि व्हाट ट्री डिड यू प्लांट एंड हाउ, आपने कौन सा पेड़ लगाया, कैसे लगाया, वो बताना है। हु हेल्प यू, आपकी सहायता किसने की, और उसके बाद व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी, आपने उस एक्टिविटी से क्या सीखा, वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको लास्ट में वार्म रिगार्ड्स के साथ आपका अपना नाम लिखना है। खुद का नाम नहीं है, आपका नाम पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको वही नाम लिखना है। दोनों में से आपको क्या करना है, एक करना है, जो आपको इजी लगे कोई सा भी वो आप कर सकते हो। आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ आपको दोनों के आंसर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका जो एड्रेस था 54 ग्रीन पार्क दिल्ली, उसके बाद डेट होगी आपकी फरवरी 1 2026 हो गया। जैसे किसको लिख रहे थे आप, लाइब्रेरियन को, मूनलाइट पब्लिक स्कूल के दिल्ली आपका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, डेट, किसको आप लिख रहे हो वो और उसका एड्रेस। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट कि रिक्वेस्टिंग न्यू बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, कि आप स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसके लिए नई पुस्तकों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। फिर आपका सैल्यूटेशन, सर या मैडम में से आप कोई भी एक लिख सकते हो। थोड़ा जैसे क्या लिखना आपको कि आई एम राज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, कि मैं राज, मेरा नाम क्या है राज और मैं क्लास 6 का छात्र हूँ। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू टू ऐड न्यू बुक्स टू आवर स्कूल लाइब्रेरी, मैं आपको किस लिए लिख रहा हूँ कि आपकी एक रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल लाइब्रेरी जो है उसमें कुछ नई पुस्तकों को ऐड कीजिए। मैनी स्टूडेंट्स लव रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड साइंस बुक्स, अब बहुत से छात्र हैं उनको स्टोरी बुक्स भी पसंद है और साइंस बुक्स भी। बट द करंट कलेक्शन इज ए बिट ओल्ड, लेकिन वर्तमान में जो हमारी लाइब्रेरी में कलेक्शन है, संग्रह, वो क्या थोड़ा सा पुराना हो चुका है। मोर बुक्स विल इनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड मोर, अब ज्यादा पुस्तकें जो हैं वो छात्रों को ज्यादा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। एंड इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड लैंग्वेज स्किल्स, और उनकी जो ज्ञान और जो भाषाई कौशल है उसको सुधार करने में उनको प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद आपका आया था योर सिंसियरली, आपका नाम राज, इस क्लास सेक्शन को आप नीचे भी लिख सकते हैं जैसे राज, उसके बाद क्लास हो गई आपकी 6A, आप इस प्रकार भी नीचे लिख सकते हैं।
थोड़ा जो सेकंड हमारा क्वेश्चन था इसी में कि लेटर टू योर कजन लिखना था। तो सबसे पहले आपको एड्रेस कि ग्रीन पार्क दिल्ली, उसके बाद डेट जो मेंशन करनी है वो आपको लिखनी है, डियर रोहित, कि आई होप यू आर डूइंग वेल, आशा है तुम ठीक हो। आई एम राइटिंग टू शेयर माई रिसेंट एक्सपीरियंस ऑफ प्लांटिंग ए ट्री इन माई बैकयार्ड। यहाँ पर मैं किस लिए लिख रहा हूँ कि मैंने जो अभी अभी हमारे बैकयार्ड में एक पेड़ लगाया है उसके अनुभव को तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। आई प्लांटेड ए स्मॉल मैंगो ट्री सैपलिंग लास्ट वीकेंड। ये पिछले वीकेंड मैंने एक छोटी सी जो टहनी है आम के पेड़ की वो लगाई थी। माई फादर हेल्प मी डिग द पिट। अब मेरे पिता ने उस खड्डे को खोदने के लिए मेरी सहायता की। एंड प्लांट इट प्रॉपरली, और उसको उचित तरीके से लगाने में भी सहायता की थी। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज फॉर आवर इन्वायरमेंट। ये मैंने हमारे पर्यावरण के लिए पेड़ों का जो महत्व है उसके बारे में सीखा। एंड द जॉय ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू नेचर, और प्रकृति में अपने जो योगदान है उसके आनंद को भी मैंने महसूस किया। वार्म रिगार्ड्स अनवी, या फिर अमित में से आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं। बेटा छोटा सा लेटर राइटिंग है, दो टाइप से आपको लिख सकते हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। अनौपचारिक पत्र जिसे हम कहते हैं, अपने दोस्तों को, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, पेरेंट्स, कजिन्स, इन सभी को लिखा जाता है। तो दोनों में से आपको कोई भी एक करना है, वो ध्यान रखना है। उसके बाद तो आपका जो सेक्शन सी है वो ग्रामर सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 मार्क्स का है आपका, यानी जिसमें आपको जो कोई भी 5 क्वेश्चन में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, और चारों क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, टोटल हो गया आपके 4 मार्क्स। तो पांचवा जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा पोएटिक डिवाइस का, कि चूज द करेक्ट पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन ईच लाइन। कि आपको एक लाइन दी गई है, उसके अंदर जो भी पोएटिक डिवाइस निहित है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सन स्माइल डाउन ऑन द चिल्ड्रन एट प्ले। तो यहां पर आपको नीचे 4 पोएटिक डिवाइस दिए गए हैं, इनके चूज करना है इनमें से कौन सा होगा। तो यहां आप कैसे समझोगे कि जो सन है इसको स्माइल की क्या दी गई है, पर्सोनिफिकेशन, यहां पर वो आपका करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि पर्सोनिफिकेशन है वो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच में है जिसमें जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं, जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं वो किसी, आप कह सकते हो एनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स हैं आर गिवन टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कह सकते हैं, या फिर इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दी जाती है। यानी मानव विशेषताएं, सीधा सीधा हम यहां देखते हैं कि जो मानवीय विशेषताएं हैं उनको किसी निर्जीव चीज है उसको दी जाए तो वो आपका क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। तो यहां पर सन है उसको क्या बताया गया है, मुस्कुराते हुए बताया गया है। तो मुस्कुराता एक मानव है, यानी मानव क्वालिटी होगी, एक व्यक्ति की क्वालिटीज है, वो एक निर्जीव चीज को दी गई है तो वो क्या होगा, आपका पर्सोनिफिकेशन होगा। सेकंड है आपका कि सी डांस लाइक ए लीफ इन द विंड। तो इसमें तो बेटा सीधा सा ऑप्शन है लाइक का आ गया, जहां आपको लाइक या फिर एज मिल जाए तो वहां बिना देखे आप किसका यूज कर सकते हो, सिमिली है उसको बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि पीटर पिक्ड ए पाइल ऑफ प्रीटी पेबल्स। तो यहां भी बेटा सीधा सा दिख रहा है, क्या आएगा, एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन का मतलब क्या है कि रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड। सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि जो व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन ध्वनि का दोहराव जहां होता है वहां आपको क्या करना है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा,
एलिट्रेशन है वो आपका फिगर ऑफ स्पीच आएगा। तो यहां आप देखोगे पी जो साउंड है, पी वोवल है या कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है, तो पी जो है इसका रिपीट हुआ है, तो यहां क्या आ जाएगा आपका एलिट्रेशन आ जाएगा। यानी तीन आपने पोएटिक डिवाइस अभी देखे हैं, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली और एलिट्रेशन। तीनों का अलग अलग प्रकार से यूज किया जाएगा कि ह्यूमन क्वालिटीज है वो किसी निर्जीव चीज को दी जाए तो पर्सोनिफिकेशन, लाइक या एज जहां भी आए तो आपको सिमिली, और जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट हो वहां आपको एलिट्रेशन का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि हर आइज वर एज ब्राइट एज स्टार्स। दोबारा आ गया आपका एज, थोड़ी देर पहले ही बताया था, सिमिली आ जाएगा, जहां एज या लाइक का यूज हो तो क्या आएगा सिमिली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि टाइम इज ए थीप दैट स्टील्स आवर मोमेंट्स। तो यहां आप देखोगे कि टाइम इज ए थीप। अब टाइम जो है उसको क्या माना गया है, थीप माना गया। यहां क्या नहीं है, लाइक या फिर एज का यूज ना होके इनके बिना ही क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। कंपैरिजन तो है यहां, किसका कंपैरिजन है, टाइम और थीप का। ठीक है, तो यहां अगर लाइक और एज के बिना जहां कंपैरिजन हो तो वहां क्या आएगा आपका मेटाफर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहां भी आपको कोई भी 4 करने हैं जो 1 मार्क्स के होंगे। टोटल 4 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये ध्यान रखना है। 5 में से जो आपको 4 इजी लगे वो करने हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है माय ब्रदर टू स्कूल बाई बाइसिकल एवरी डे। अब जब एवरी डे की ही बात हो गई तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसमें वर्ब में क्या लग जाएगा एस या एस, तो क्या जाएगा गोज। सेकेंड क्वेश्चन है रितु ए सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। अब यहां बात करोगे तो कहोगे कि जिस टाइम बात हो रही है उस टाइम दूसरा जो काम है वो क्या है, ऑनगोइंग है। इंटर्ड आपका पास्ट टेंस है तो सिंग की फॉर्म भरनी है, तो क्या जाएगा वॉज सिंगिंग। ठीक है, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों यूज होगा कि एक जो काम हो वो तो हैपन हो रहा है, दूसरा हुआ हो, पास्ट में हुआ हो, दूसरा हो रहा हो, तो पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज सिंगिंग। थर्ड है वी क्रिकेट इन द इवनिंग यस्टरडे। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, कहां आएगा आपका पास्ट सिंपल में। यहां आपको पास्ट सिंपल पढ़ना तो प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड। फोर्थ क्वेश्चन है द टीचर ऑलवेज यूज अस टू राइट नीटली। टेल की फॉर्म भरनी है, ऑलवेज आपका प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया तो क्या आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस लग जाएगा, टेल्स आ जाएगा। फोर्थ है दे ए मूवी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल मींस वॉज की सेकंड फॉर्म वॉज्ड आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको क्या करना होता है, वर्ब की फॉर्म भरनी है। आपका जो एग्जाम होगा उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका 4 में से आपको कोई भी 3 करने हैं, 1 मार्क्स का ईच होगा, यानी टोटल 3 क्वेश्चंस। तो रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड सर्किल द एक्शन वर्ड। और एक्शन वर्ड का मतलब आपकी वर्ब यानी कि क्रिया जो होती है उसको आपको क्या करना है, सर्किल करना है। तो बेटा जहां वर्ब है उसको आप सर्किल तो आराम से कर सकते हो। तो द बॉयज प्ले फुटबॉल इन द पार्क, तो एक्शन वर्ब यानी वर्ब कौन सी है, प्ले। द कैट जंप्ड ओवर द वॉल, तो जंप।
ही इज ईटिंग ए मैंगो राइट नाउ, ईटिंग या इज ईटिंग भी कर सकते हो क्योंकि दोनों हैं, वर्ब हैं। शी वॉज रीडिंग तो वॉज रीडिंग आ जाएगा। दूसरी साइड भी आप कर सकते हो, इंटेड भी क्या है, वर्ब है। तो ये आपकी क्या होगी, वर्ब। 4 में से आपको 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इस क्वेश्चन में, वो आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द बॉक्स। नीचे बॉक्स में आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं वो मिलेंगी। आपको 4 में से कोई भी 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो फर्स्ट है कि प्लीज द लाइट्स बिफोर यू गो टू बेड। ये जाने से पहले लाइटों को क्या कर दो, बंद कर देना चाहिए। तो सीधी सी बात है, बंद करने के लिए टर्न ऑफ, फर्स्ट में आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। सेकंड, आई ऑलवेज अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो टू स्कूल। अब स्कूल जाने के लिए मैं क्या करता हूं, जल्दी उठता हूं। जल्दी उठने के लिए गेट अप। थर्ड, द टीचर आस्क मी टू द ओल्ड बुक्स टू द लाइब्रेरी। टीचर ने मुझे क्या कहा कि अपनी पुरानी पुस्तकें मैं कहां पर दे दूं, लाइब्रेरी में। तो आपका आ जाएगा गिव अवे। फोर्थ, आई विल लेटर व्हेन यू आर फ्री। जब तुम फ्री होगे तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो क्या आ जाएगा आपका, कॉल बैक। तो ये बेटा 4 में से आपको कोई भी 3 फ्रेजल वर्ब्स वो यहाँ फिल करनी है। 3 ही क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखना है, 4 क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर पोर्शन है जिसमें से टोटल आपको क्वेश्चन है वो करने हैं। 4 क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या अपने पार्ट से एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको नीचे उत्तर देना है। तो हमारा ये जो था कि प्रभात सेंस दैट ही वुड लॉस ए गेम, हमारा प्रभात वाला चैप्टर था कि अगर प्रभात को ये पता लग जाता है कि वो गेम को हारने वाला है, ही वुड नॉट प्ले इट, तो वो उसको खेलता ही नहीं था। तो चेंज ऑफ हेड से हमारा गद्यांश लिया गया है, ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। वो गेम में हिस्सा कब लेता, जब उसको ये पता होगा कि वो जीतेगा ही। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर ए मिनट, चाहे वो गेम केवल 1 मिनट के लिए ही क्यों ना चला। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वाज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। और जिस गेम में वो बहुत अच्छा खेलता था जैसे कि बैडमिंटन, उसको खेलने से आप उसको कभी रोक नहीं सकते। तो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको देखकर आपको क्या करना है, उत्तर देना है। फर्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल फ्रेज। कि ऊपर गद्यांश को पढ़कर ही आपको उत्तर देना है, उसी में से आपको उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है कि प्रभात वुड प्ले ए गेम। प्रभात कोई भी गेम है वो कब खेलता, ओनली इफ ही, कब, ओनली वुड इफ ही। अब आप बताओगे कि कोई भी गेम है वो कब खेलता था, जब उसको ये पता होता कि ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। जब उसको ये लगता है कि वो जीतेगा ही, यानी जीतने की निश्चितता होगी, श्योर ऑफ विनिंग, तभी वो उसमें हिस्सा लेता था। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि विच गेम वाज प्रभात गुड एट प्लेइंग। कि कौन सा जो गेम है वो प्रभात अच्छी तरह खेलता था, तो क्या आया था, बैडमिंटन। तीसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन का चयन आपको करना है। ये तीसरा क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन भी आपको साथ में दिए गए हैं कि दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात शोज दैट ही वाज। कि ये जो व्यवहार आपने अभी देखा है गद्यांश में, उसे क्या लगता है कि प्रभात जो है वो कैसा था, अफ्रेड ऑफ लूजिंग, कि उसको हमेशा हारने का डर होता था। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट वन वर्ड टू डिस्क्राइब प्रभात बिहेवियर ऑफ चूजिंग ओनली दोज गेम्स ही कुड विन। कि जो एक आपको केवल एक शब्द बताना है जो ये वर्णन करता हो कि प्रभात का जो व्यवहार था कि केवल वो उन्हीं गेम को खेलता था जिसमें उसको लगता है कि वो जीतेगा।
उसके बारे में, तो आप इसमें कर सकते हो अफ्रेड या फिर क्वेश्चन या फिर सिलेक्टिव। इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड है आप यहां यूज ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि लुक एट द सेंटेंस एंड अंडरलाइन द वर्ब। नीचे सेंटेंस देखना है, जो वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है कि ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। तो इसमें कौन सा वर्ड है जो वर्ब का काम कर रहा है वो आपको यहां बताना है। तो बेटा कौन कौन से हो जाएंगे वर्ब? एक तो आपका वुड टेक पार्ट, वॉज श्योर, ये आपके सही होंगे। ठीक है, वर्ब को आपको यहां क्या करना है, अंडरलाइन करना है। आप सर्किल भी कर सकते हो तो भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जिसमें से आपको 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 2-2 मार्क्स के हैं। टोटल हो गए आपके 4 मार्क्स। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अपनी पोइम में से गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है, नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके उत्तर देने हैं। विनर पोइम से दिया गया है कि व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, कोल्ड ग्रास एक्स अवर फीट, ट्रीज क्रीप क्लोज, गेम्स ओवर, नाइट विंस। तो आया था हमारा चैप्टर विनर वाला पोइम जो थी कि जब ब्लू डार्क है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, नीला आसमान है जब ब्लैक हो जाता है, और जो घास ठंडी घास है उसे पैर दुखने लगते हैं, पेड़ों की बेलें जो है वो नजदीक आती हैं, गेम समाप्त और रात जीत जाती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कि व्हाई डू यू थिंक द ग्रास इज कोल्ड इन द एक्सट्रैक्ट। या आप ये क्यों सोचते हो कि जो घास है वो रात को ठंडी क्यों हो गई? तो आप कह सकते हो इसमें घास किसके कारण ठंडी हुई थी, तो आपको खुद को बताना है। क्योंकि उस समय क्या हो गई थी, रात। आप लिख सकते हो कि द ग्रास इज कोल्ड बिकॉज ऑफ नाइट, कि रात होने के कारण घास वो क्या हो गई थी, ठंडी हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाई आर द चिल्ड्रंस फीट एक्टिंग इन द पोएम। अब बच्चों के पैर है वो क्यों दर्द लगने लग जाते हैं? तो सेकंड का जो आंसर हो कि द चिल्ड्रंस फीट आर likely aching from playing for a long time on the cold grass। ठंडी घास पर लंबे समय तक खेलने के कारण बच्चों के जो पैर हैं वो क्या हो गए थे, दुखने लग जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डज नाइट विन इन द पोएम, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। इस कविता में जो रात है वो क्यों जीत जाती है, आपको अपने शब्दों में इसका वर्णन करना है। रात क्यों जीतती है? ये अंधेरा समाप्त हो जाता है। तो आप लिख सकते हो कि नाइट विंस बिकॉज द डार्कनेस हैज एंडेड, वे अंधेरा है वो आ जाता है, या फिर एंडेड द चिल्ड्रंस आउटडोर गेम, कि बच्चों का जो बाहर खेलना है उसको बंद करने के कारण अंधेरा जो है वो आ जाता है। वे अंधेरा क्या करता है, बच्चों के गेम को बंद कर देता है, इसीलिए रात जीत जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का है, टोटल आपके 12 मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। 5 में से जो आपको 4 अच्छे लगे वो आप यहां कर सकते हैं।
हम यहाँ आपको पांचों क्वेश्चन भी बता देंगे, जो आपकी मर्जी हो, आपको जो इजी लगे वो आप यहाँ कर सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक द स्टोरी ऑफ द नीम ट्री इन नीम बाबा मेक्स द रीडर रिफ्लेक्ट डीपली, कि आप ये क्यों सोचते हैं कि जो अपनी कहानी है नीम बाबा वाली, उसमें जो नीम का पेड़ है वो पाठकों को गहराई से सोचने के लिए या फिर गहराई से सोचने या पढ़ने के लिए क्यों कर देता है, अभी आप उसको गहराई से पढ़े, ऐसा क्यों है। स्टोरी लाइकली मेक्स द रीडर रिफ्लेक्ट डीपली, भी कहानी जो है ये पाठकों को गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है, बिकॉज इट माइट सिंबलाइज रेजिलियंस, रेजिलियंस मीन्स लचीलापन, ये किसका प्रतीक हो सकता है, लचीलेपन का, कम्युनिटी यानी समुदाय, और द पैसेज ऑफ टाइम या समय के बीतने का प्रतीक हो सकता है। द longevity and significance of a single tree in a place name can evoke thoughts about nature's importance and our connection to it। क्या कह सकते हो, किसी स्थान के नाम में अगर किसी पेड़ की दीर्घायु, longevity मीन्स दीर्घायु, कि किसी भी पेड़ की दीर्घायु और जो महत्व है, सिग्निफिकेंस महत्व है एक सिंगल पेड़ का, तो वो क्या कर सकता है कि जो विचार है हमारे कि प्रकृति के महत्व और जो संबंध है, इससे कनेक्शन है या उससे जुड़ाव जो है, उस जुड़ाव के बारे में क्या कर सकता है, विचार उत्पन्न कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वाज स्मॉल राउंड एंड ब्लू, कि जो छोटा सा पक्षी है उसने ये क्यों सोचा कि उसकी जो पहली दुनिया है वो क्या थी, छोटी, गोल और नीली थी, ये उसने क्यों सोचा। तो द बेबी बर्ड थॉट इट्स वर्ल्ड वाज स्मॉल राउंड एंड ब्लू, भी छोटे पक्षी, जो नन्हा पक्षी है, उसने ये इसलिए जो नीला अपने दुनिया है उसको छोटा, गोल और नीला इसलिए समझता है, बिकॉज क्योंकि इट वाज इनसाइड इट्स एग, क्योंकि ये अपने अंडे के अंदर था, विच वाज ए स्मॉल राउंड एंड ब्लू सेल, जो किस में था, एक नीला खोल, गोल और छोटे अंडे में। इट हैड नॉट येट हेज टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड, वो अभी तक क्या हुआ था, अपने जो अंडा है उससे बाहर भी नहीं आया था, उसने बाहर की दुनिया अभी तक नहीं देखी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट, कि जो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम था वो किसके बारे में था। कि द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया, कि जो भारतीय सरकार है उसकी एक पहल है, इनिशिएटिव मीन्स पहल, कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो है वो भारतीय सरकार जो है उस भारत सरकार की एक पहल है, कि एम्ड एट इनहांसिंग इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि जो अलग अलग राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लोगों के बीच आपसी संवाद और समझ को बढ़ाना, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता है, इंटीग्रेशन मीन्स एकता है, उसको बढ़ावा देना, एंड सेलिब्रेट इंडियाज डाइवर्स कल्चर, और भारत की जो विविध संस्कृति है उसका जश्न बनाना है। डाइवर्स कल्चर मीन्स विविध संस्कृति, यही रीजन था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम जो है वो भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका लक्ष्य है कि जो अलग अलग राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लोगों के बीच आपसी इंटरेक्शन, आपसी समझ को बढ़ावा देना, और राष्ट्रीय एकता और जो विविध संस्कृति है भारत की उसका जश्न मनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि व्हाट आर द सॉन्ग्स दैट द चाइल्ड हियर्स व्हेन फ्लाइंग अटॉप द काइट, कि जब बच्चा जो है वो पतंग के ऊपर बैठ के उड़ रहा था या पतंग पर उड़ते समय बच्चा जो है वो कौन से गाने सुनता है। तो द चाइल्ड लाइकली हियर्स द साउंड्स ऑफ द विंड रशिंग पास्ट, कि बच्चा जो है वो हवा का जो तेज चलना है उसकी आवाज को सुनता है। द फ्लिपिंग ऑफ द काइट मटेरियल, और पतंग के जो कपड़ा कह सकते हो मटेरियल है उसके फड़फड़ाना, फ्लैपिंग यानी फड़फड़ाना, जैसे ही हवा लगती है तो फड़फड़ाता है उसकी आवाज सुनता है।
एंड परहैप्स द डिस्टेंट साउंड्स ऑफ द वर्ल्ड बिलो, और नीचे सुदूर दूर या नीचे की दुनिया की जो आवाजें हैं उनको सुनता है। उसके अलावा विच दे इंटरप्रेट एज सॉन्ग्स फ्रॉम देयर यूनिक हाई वेंटेज पॉइंट, कि अपने अद्वितीय ऊंचे स्थान से वह उनको क्या समझता है, एक गीत के रूप में समझता है। ये जो आवाजें हैं उनको क्या मानता है, गीत मानता है। पांचवा आपका क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द थीफ होप वुड हैपन इन द स्टोरी रामा सादा रेस्क्यू, कि रामा जो है उसके द्वारा बचाव की जो कहानी है उसमें चोर है वो क्या होने की उम्मीद करता है। डिड थिंग्स टर्न आउट द वे ही वांटेड, क्या चीजें वैसी ही हुई जो उसकी इच्छा थी। गिव ए रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का एक रीजन या कारण भी देना है। चोर के इच्छा अनुसार क्या घटना घटित हुई थी वो भी यहां में बताना है। तो द थिफ होप टू स्टील समथिंग वैल्यूएबल विदाउट गेटिंग कॉट, भाई पहली बात तो है कि चोर जो कीमती सामान है उनको बिना पकड़े चोरी करना चाहता था। हाउएवर, तथापि थिंग्स डिड नॉट टर्न आउट एज ही वांटेड, लेकिन घटना वैसी नहीं हुई जैसा ही वो चाहता था। बिकॉज ही वॉज लाइकली कोट और थोटेड इन हिज अटेम्प्ट, कि लगभग वो क्या गया, पकड़ा गया, उसका प्रयास है वो क्या हो गया, विफल हो गया। एज सजेस्टेड बाय द स्टोरीज टाइटल रामा सादा रेस्क्यू इंप्लाइंग समवन इंटरवेंट, कि किसी ने हस्तक्षेप किया, इंटरवेंट यानी हस्तक्षेप करना, कि हमारे टाइटल में ही पता लगता है यह संकेत कि राम ने बचाव देखा, तो आप यहां कह सकते हो कि उसके अनुसार वो घटनाएं घटित नहीं हुई। तो बेटा ये था हमारा जो मॉडल पेपर कह सकते हो आप या सैंपल पेपर है, इस टाइप का ही आएगा। सारे क्वेश्चंस हैं आपके सेम टू सेम रहेंगे, इनकी जो आप कह सकते हो लाइनें चेंज हो सकती हैं, पैटर्न जो है आपका वो आपका सेम रहेगा। इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर्स हैं आपको हमारे जो क्लास 6 की जो प्ले लिस्ट है, एनुअल एग्जाम्स क्लास 6, इस प्ले लिस्ट में आपको बाकी के जितने भी सब्जेक्ट के पेपर्स हैं एनुअल एग्जाम के वो आपको मिल सकते हैं। आप वहां देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं।